90.4 रेडियो दैट लिसन्स और आप हैं आर्ची के साथ। और जैसे कि आप जानते हैं हमारा वैलेंटाइन स्पेशल चल रहा है, तो आज हमारे साथ है मिस्टर दिनेश भारद्वाज जी, जो कि एक दिग्गज है। इनको वास्तु का पता है, इन्हें फैंगशुई का ज्ञान है, आर्किटेक्चर इनकी रगों में है, इनको 25 साल का एक्सपीरियंस भी है। सर वेलकम टू आवर स्टूडियो। थैंक यू। तो सर जैसे हम आपको अपने स्टूडियो में लेकर आए हैं, आपसे हम बहुत सारी बातें करना चाहेंगे वास्तु से रिलेटेड, इंटीरियर से रिलेटेड। तो मैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर हम कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसके लिए हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए एज एन आर्किटेक्चर और एज एन वास्तु के हिसाब से, किन अच्छी एलिमेंट्स का हमें ध्यान रखना चाहिए? किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले सबसे पहले 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, आपका बजट कितना है। नंबर 2, उसमें कितने लोगों ने रहना है। और तीसरी चीज मोस्ट इकोनॉमिक कंडीशन, आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन आपको क्या अलाउ करती है। जी। कुछ लोग हमने देखा है प्रॉपर्टी के अंदर अपने बजट से बाहर काम करते हैं और फिर अपने को लाइफ टाइम कर्ज करते हैं। कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड पलायन, कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड माइग्रेशन। सपोज आप कोई प्रॉपर्टी ए शहर में ले रहे हैं जहां आपकी जॉब है, और अगर 20 किलोमीटर आगे जाएं सस्ती मिलती है और अच्छी लोकेशन मिलती है, तो सबसे पहले इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए, व्हाट इज योर बजट। उसके बाद आपका फैमिली का साइज कितना है। सपोज 1 couple is staying, so they require 1 living room and 1 bedroom minimum. उनके गेस्ट आ रहे हैं तो you need another bedroom. Third thing, kitchen. And fourth thing most important is the ventilation. अगर हवा ही नहीं है तो फिर क्या है उस घर के अंदर। और जब हवा नहीं होगी तो you can imagine हवा लेने आप बाहर जा रहे हैं, सोने घर के अंदर आ रहे हैं। I don't think it is interesting. Right. उसके बाद फिर हमारी एनर्जीज हैं जिनके अंदर भगवान सूर्य, हिंदुस्तान के अंदर हमारी सब ऋतुएं होती हैं और हमें सारी ऋतुओं का ज्ञान यहाँ इतना ज्यादा है कि हमें सर्दी भी मिलती है, गर्मी भी मिलती है, ठंड भी मिलती है, बारिश भी मिलती है, बसंत भी है, और बाकी ऋतुओं का भी आनंद बहुत है। जो कि विदेशों में हम ट्रेवल करते हैं तो कोई ऋतु है तो कोई है ही नहीं, इसीलिए वो आदमी अजीब सा बिहेव करते हैं। और हमारे हिंदुस्तान में सब ऋतुओं के होने की वजह से हम हर एक के लिए हाजिर हैं। तो अगर उस घर में ये सब ऋतुओं का आनंद आ सकता है तो थोड़ा कंसिडर करें। उसके बाद हम चलते हैं डिटेल्ड लोकेशंस के ऊपर। क्या कार घर में आ सकती है, क्या स्कूटर घर में आ सकता है, क्या वो कनेक्टिविटी है, क्या वो मेट्रो से कनेक्टेड है, बस स्टैंड से कनेक्टेड है, या बाहर 3 व्हीलर मिलेगा या नहीं मिलेगा, या पैदल चल के आपको 1 किलोमीटर जाना पड़ेगा। एंड के अंदर ये कहना चाहूंगा, बजट के हिसाब से आप प्रॉपर्टी को सबसे पहले कंसिडर करें। लेकिन सर जैसे अभी आपने हवा की बात करी थी कि हवा आ रही है नहीं आ रही है, तो ऐसा भी कुछ होता है ना कि हवा इसी डायरेक्शन से हो, क्योंकि हमेशा बोला जाता है कि वास्तु के अकॉर्डिंग खिड़कियां इधर होनी चाहिए, पर्दे ऐसे होने चाहिए, तो इससे क्या फर्क पड़ता है किसी की लाइफ में? अर्चना, इट इज सो इंटरेस्टिंग दैट यू आर आस्किंग मी अ वेरी नाइस क्वेश्चन अबाउट द वेंटिलेशन। वेंटिलेशन इज वन पार्ट जिसको हम पूर्व और पछवा बोला करते थे एक टाइम में, दैट इज कॉल्ड क्रॉस वेंटिलेशन। तो वो प्रॉपर्टियां मिलनी आज मुश्किल है। लेकिन अगर उस प्रॉपर्टी में अंदर बैठ के बाहर का दिख भी जाए तो वी फील वी आर वेरी लकी। Second thing about the ventilation is, I think you are asking me a vastu question. Which direction air should come? Yes. दिनेश जी, जैसे आपने बात करी वास्तु की, मेरे अकॉर्डिंग वास्तु एक साइंस है और कई लोगों के लिए ये वहम है, तो आपके अकॉर्डिंग वास्तु क्या है असल में? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। इस प्रश्न के बहुत सारे पार्ट हैं और इतने कम टाइम में इसके बारे में बताना मुश्किल है। सूरज कहाँ से उगता है? पूरब से। छुपता कहाँ है? पश्चिम में। और कुछ जगह धूप आती है, कुछ जगह नहीं आती। जहाँ धूप आती है उसको साउथ बोलते हैं हम, दक्षिण। जहाँ नहीं आती उसको उत्तर बोलते हैं। तो कितनी दिशाएं हो गई? 4। चारों को अगर हम क्रॉस करते हैं तो ईस्ट से जब हम साउथ में जाते हैं तो साउथ ईस्ट है, जब हम साउथ से वेस्ट में जाते हैं तो साउथ वेस्ट है, वेस्ट से जब नॉर्थ में जाते हैं तो नॉर्थ वेस्ट है, और जब नॉर्थ से ईस्ट में आते हैं तो नॉर्थ ईस्ट है। इन सब के आम किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं। हिंदी में नाम होते हैं। नॉर्थ ईस्ट को ईशान बोलते हैं, अग्निकोण बोलते हैं साउथ ईस्ट को, और फिर एंड में जब हम आगे जाते हैं तो नृत्य कोण या राजलक्ष्मी या धन का स्थान बोलते हैं। और जब हम वेस्ट में जाते हैं तो नॉर्थ वेस्ट को हम वायु बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर एक एरिया आता है जिसको हम ब्रह्म स्थान बोलते हैं, दैट इज सेंटर ऑफ द हाउस। इन दिशाओं के ऊपर बेसिक प्रिंसिपल वास्तु के हैं। और घर जो है जहां पे हम लोग पैदा होते हैं और जहां पे हमारी अंतिम यात्रा तो नहीं कहूंगा, अपना जीवन गुजारते हैं, और जीवन एक मोक्ष कारक है। तो हम मकान को जीवित कहने की वजह से इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। और जीवित का मतलब होता है हर मनुष्य शरीर की तरह मकान भी होता है। जी। तो सर जैसे वास्तु पे ही हम वापस आते हैं। अभी आपने जैसे कहा कि वास्तु में हवा का एक डायरेक्शन है, आपकी हवा इस डायरेक्शन से आनी चाहिए, सूर्य देवता का हम पे पूरा आश्रय रहना चाहिए। तो इन सब आज के टाइम में आप ऐसे फ्लैट्स नहीं देखेंगे जहां आपके पास कोर्टयार्ड हो,
या डायरेक्शन सारी प्रॉपर हो, तो ऐसी सिचुएशंस में एक इंसान को क्या मिनिमम चीज क्या देख के घर में घुसना चाहिए? अर्चना जी, मैं आपको थोड़ा साइंस से और मैं आपका परिचय कराता हूँ जी। सूरज का उगना एक पर्टिकुलर टाइम पे निश्चित है और छुपना एक पर्टिकुलर टाइम पे निश्चित है जी। हमारे बहुत सारे ग्रंथ तो हैं ही। एक छोटी जिसको हम पंचांग बोलते हैं, हिंदी के कैलेंडर्स बोलते हैं, उनमें लिखा होता है सूर्योदय इस टाइम होगा। हाँ जी। तो ये तो हमारी एक ऑर्डिनरी देसी साइंस हो गई। जब हम जवाहरलाल नेहरू प्लेनेटोरियम की बातें करते हैं तो वो लोग भी एस्ट्रोनॉमिकली आपको बता सकते हैं कि किस टाइम पे उगेगा जी। जिस समय सूरज उगता है तो उसकी किरणें जो हैं वो इतनी सुंदर और शीतल होती हैं कि आज उन चीजों को बाबा रामदेव जैसे भी लोग कहते हैं कि आप प्लीज बाहर आइए सुबह के सूरज के 2 घंटे के अंदर और अपने शरीर पे किरणें डालिए, उसी से आपको लाभ होगा। इसी तरीके से जब सूरज आगे चलता चला जाता है तो गर्मी पैदा हो जाती है। जब 12 से 3 का समय होता है तो अल्ट्रा वायलेट रेस पीक पे होती हैं जी। इन चीजों को अगर मैं क्लब करता हूं तो बहुत सारी जगह से सूरज को अंदर आना चाहिए और बहुत सारी सूरज को की किरणें हमें कट करनी चाहिए। कट करने का नाम ही वास्तु है। वास्तु इज ए साइंस रिलेटेड टू द हाउस। और हाउस में कौन रह रहे हैं? हम लोग। तो जो किरणें अच्छी नहीं है उनका दुष्प्रभाव अगर हमारे पे पड़ेगा और उस घर में रहेंगे तो जरूर हमें कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे। ऑलराइट। तो सर ये मेरा पर्सनल मानना है कि एक घर है जहाँ पर बहुत चहल पहल है लोगों की और थोड़े टाइम बाद वहां पर चहल पहल कम होने लग गई और उस घर को मृत बोलने लग गए, लोगों का आना जाना कम हो गया, तो उससे क्या वास्तु में क्या फर्क आता है और क्या नहीं आता उससे? आप तो प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग करती हैं और ऐसे प्रश्न करती हैं जो आज के जमाने के अंदर मेरा ख्याल हर कोई उनको ढूंढ रहा है। सबसे मजेदार चीज है किसी घर में रहने के लिए सुख का होना। लोग बात करते हैं हैप्पीनेस, दिस एंड दैट। इन अंग्रेजी शब्दों की हिंदी ही नहीं है और जिनकी हिंदी है उनकी इंग्लिश नहीं है। अब सुख की इंग्लिश क्या होगी? हैप्पीनेस। सुख तो शब्द ऐसा है कि जो बहुत इंडिविजुअल है और सुख में इतना सुख है कि परमात्मा से भी मिलन है, पर्सनल लाइफ भी ठीक है, बच्चे भी ठीक हैं, पढ़ाई भी ठीक है। हैप्पीनेस में तो कुछ ना कुछ मिस हो सकता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि जैसे जैसे पाश्चात्य सभ्यता हमारे साथ चिपकी, मैं आपको 2 एग्जांपल देना चाहूंगा। मैं किसी साइंस को क्रिटिसाइज नहीं करता, लैंग्वेज को क्रिटिसाइज नहीं करता, सभी चीजें हमें देने वाली हैं एंड ऑल मदर टंग मींस वी आर ब्लेस्ड। हमारी हिंदी के अंदर तो हमारी बिंदी भी बोलती है, जैसे चिता और चिंता में बिंदी का कमाल, बिंदी का फर्क है जी। ये हम सब लोग जानते हैं। इसी तरीके से जब हम वास्तु साइंस की बात करते हैं, क्या ये ओरिएंटेशन की बात करें, क्या हम सोने की बात करें जगह पे, हमें तो बात 2 चीजों के लिए करनी है कि इस घर के अंदर मौज क्यों नहीं आ रही, आनंद क्यों नहीं आ रहा। आनंद स्वरूप जो है वो परमात्मा का स्वरूप है। मैं किसी ऋषि मुनि के साथ था, मैंने कहा कि परमात्मा के दर्शन क्या होते हैं। उन्होंने कहा जिस टाइम आप आनंद में हैं तो परमात्मा आपके साथ हैं और जिस टाइम आप सड़े हुए, बुझे हुए, डूबे हुए दुख में बैठे हैं तो आप परमात्मा को कह रहे हैं मेरे से दूर चला जाओ। अगर आप उस दुख और सुख में ये कहें कि परमात्मा मेरे करीब आ, मैं किस दिशा में बैठूं, तो वो उठ के कहता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप उठिए और चलिए। ऐसी सद्बुद्धि उन्हीं घर में आती है जो वास्तु फ्रेंडली होते हैं। वास्तु फ्रेंडली हाउस क्या होते हैं? जिनमें ओरिएंटेशन इज बेटर। बैठने की जगहें अच्छी, सोने की जगहें अच्छी, गेस्ट के आने की जगहें अच्छी। अर्चना जी, आपका प्रश्न इतना अच्छा है मैं बोले बगैर नहीं कह पाऊंगा कि ये साइंस मेरी और आपकी डेवलप नहीं की हुई है। 5000 साल पुराने भागवत गीता से हम लोगों को भी इसके रेफरेंसेस मिलते हैं जी सर। और साइंस ये डेवलप क्यों हुई, मैं एक और आपका प्रश्न ऐड करना चाहूंगा। हाँ जी, अगर आप पूछना चाहें मेरे से। सर वो तो आप खुद इतने ज्यादा जानकारी रखते हैं तो आप खुद ही बोलेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये साइंस डेवलप क्यों हुई कि हमारा जहां जन्म होता है और मृत्यु है वो हमारी एक जर्नी है, वो एक यात्रा है। और ये यात्रा हिंदू माइथोलॉजी के अंदर, हिंदू मीन्स ए पर्सन स्टेइंग इन इंडिया, हिंदू मीन्स ए पर्सन स्टेइंग इन हिंदुस्तान, लेट इट बी ऑफ एनी रिलीजन। It's not like America that president is giving a speech of non-believers. It's a country of believers whether we are in any religion. Right. तो जहां से हम पैदा होते हैं और जहां हम पूरे होते हैं वो एक यात्रा है और वो इतनी सुखमय हो कि जन्म और मृत्यु हमें इफेक्ट नहीं करे। हमारे यहाँ दादा भी होते हैं और पोते भी होते हैं, पर पोते भी होते हैं और पर दादा भी होते हैं। और हमने परिवार देखे हैं 100-100 साल के हमारे यहाँ रहते हुए। जब हम विदेशों के अंदर देखते हैं, विदेशों में यात्राएं की हैं, तो वहां पता चला कि हर कोई घर से निकल के आई एम मैरिड, आई विल स्टे इन द गैराज, आई एम मैरिड, आई विल गो अदर प्लेसेस। तो उनके अंदर एक जिसको कहते हैं कि एक मशीन में ग्रीस का खत्म होना, रिलेशनशिप जो है ये ग्रीस है जो फ्रिक्शन को खत्म करती है। वास्तु जो है ये उसको एक कैटलिस्टिक एक्शन है जो और कंफर्टेबल बना देते हैं। Alright. आपके प्रश्न में फिर एक और बड़ी अच्छी चीज आती है कि
हमारी फैमिली इकट्ठी क्यों रह पाती है? क्या हम अपनी आइडेंटिटी नहीं है? हम लोगों में मार्क ऑफ रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए इतनी ज्यादा है, अगर वास्तु फ्रेंडली होता है तो यंग कपल बच्चे को छोड़ के दादी के पास जा सकता है और ये सोच के कि मेरे से भी अच्छा माताजी ध्यान रखेंगे। माताजी जो हैं घर की चाबियां बहू को देके जाती हैं कि मेरे बस का नहीं है संभालना, आप संभालिए। और दोनों एक फ्रेंड की तरह रहती हैं, इज्जत की तरह रहती हैं और एक दूसरे का आदर सम्मान करती हैं। वास्तु के ऐसे बहुत रेफरेंसेस हमें रोज आते हैं। जिन घरों के अंदर, अगेन मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा कि जिन घरों के अंदर आप दुख की बात करते हैं, मैं और इसमें एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। परमात्मा की सबसे अच्छी रचना है इंसान का शरीर। इंसान का शरीर क्या है कि अगर कोई चोट लगती है तो अंदर अंदर वो ठीक कर देता है, गर्मी लगती है तो एयर कंडीशन चला देता है, दिमाग खराब होता है तो स्पिरिचुअली वो ठीक कर देता है, भूख लगती है तो वो अपने आप वो सिस्टम ठीक कर देता है। और आ जा क्या रहा है, एक हवा आ जा रही है जिसको काफी लोगों ने आज की डेट में योग कहा और बाकी चीजें कहीं, हम सबको पता है। जब हम घर की बात करते हैं, इस शरीर ने उस घर के अंदर रहना है जो घर हमें विजिबल है, और परमात्मा का दिया हुआ घर हमारा शरीर है जी। तो दो चीजों में अगर हम कोरिलेट करते हैं तो घर जो है उसमें बहुत सारी चीजें हम फ्रंट पे नहीं बनाते, जैसे बाथरूम, जैसे अपने सोने के कमरे। इसी तरीके से परमात्मा ने हमारे बहुत सारी चीजें जो हैं शरीर की छुपा के रखी हैं, जैसे हमारे प्राइवेट पार्ट्स। उनका छुपा होना क्यों जरूरी है? इफ दे कम ऑन योर फेस दे आर अगली। तो इसी तरीके से परमात्मा ने कहा, मैं थोड़ा वास्तु अब डिटेल पे लेना चाहूंगा। जी सर, मैं आपसे इस बारे में और बात करना चाहूंगी, लेकिन अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। तो ब्रेक के बाद हम वास्तु में और डिटेल से बात करेंगे, तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा सलाम नमस्ते 90.4 रेडियो दैट लिसन्स, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आज वास्तु के साथ साथ रिलेशनशिप्स की। सलाम नमस्ते 90.4 रेडियो दैट लिसन्स, और आप हैं आपकी प्यारी दोस्त आर्ची के साथ, और हम आज बात कर रहे हैं मिस्टर दिनेश भारद्वाज जी से। तो सर, जैसे कि अभी पहले हमने बात करी थी वास्तु के बारे में, वास्तु साइंस क्या है? थोड़ा बहुत नॉलेज मुझे है, लेकिन उसको विस्तार में प्लीज आप मुझे बताइए। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। इसको हम लोग डरते हैं कि किसी एक्सपर्ट के पास जाने से, और एक्सपर्ट के पास आपको वास्तु के लिए जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर बेसिक चीजें आपको नॉलेज हो, सूरज कहाँ से उगता है और कहाँ छुपता है, 4 दिशाएं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो रोज का काम है। हम सबको पता है। क्या इन 4 के बीच की भी दिशाएं हम स्टडी कर सकते हैं? मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं, इंटरनेट पे बहुत डेटा हमें मिलता है। तो ईस्ट तो हमें पता है जहाँ सूरज उगता है, और नॉर्थ हमें पता है जहाँ धूप नहीं आती है। सपोज मैं ईस्ट की तरफ खड़ा हूँ और मेरे लेफ्ट पे नॉर्थ है, इन दोनों के बीच में जो डायरेक्शन आती है उसको ईशान बोलते हैं। ईशान बड़ा कॉमन नेम है, जिसको कहा जाए तो नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं हम लोग। नॉर्थ ईस्ट हमारे किस देवी देवता का स्थान है, या वहाँ क्या होना चाहिए? जल का स्थान है हमारा, पूजा घर का स्थान है, प्लस वहां से हम लोग एंट्री ले सकते हैं, और जब किसी एक्सपर्ट को आप दिखाएंगे तो कुछ और भी सजेस्ट कर सकेगा। समय की कमी होने की वजह से मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा। एक हमारी दिशा कहलाती है साउथ ईस्ट। अर्चना, मैं आपको बताना चाहूंगा साउथ ईस्ट क्या दिशा है। जब सूरज हमारा पूर्व से उगता है और सर्दियों में घूमता है थोड़ा सा, जिसको उत्तरायण और दक्षिणायन वगैरह आपने वर्ड सुने होंगे, तो ये हमारा दक्षिण की तरफ जब ये घूमना शुरू होता है साउथ में, तो हम कहते हैं भाई घर के इस हिस्से में धूप आती है। तो जो वो दिशा है उसको हम साउथ ईस्ट बोलते हैं, साउथ और ईस्ट के बीच की जगह। यहाँ पे सवेरे 7 बजे से लेकर और 12 बजे तक तकरीबन धूप रहती है, और फिर ये रिड्यूस होती है। तो यहाँ हीट का स्थान है, गर्मी का स्थान है, तो यहाँ हमारी किचन होनी चाहिए, जनरेटर्स होने चाहिए, इन्वर्टर्स होने चाहिए। जिन घरों में किचन यहाँ होती है, क्योंकि आपके प्रश्न ही इतने इंटरेस्टिंग है, मैं थोड़ा कहना चाहूंगा, जिन घरों में किचन यहाँ होती है, यहाँ का बना हुआ खाना, माँ के हाथ का बना हुआ खाना, लोग अपनी पोएट्री में लिखते हैं कि माँ के हाथ का खाना और सीरियल बन रहे हैं, वो जिस खाने को आप मिस करते हैं, अगर किचन आपकी यहाँ होगी तो भोजन स्वादिष्ट जरूर होगा, पौष्टिक होगा और ब्लेसिंग भरा होगा, आशीर्वाद से भरा हुआ होगा। सर, वही है ना, जहाँ आज पिज्जा और बर्गर्स जगह ले रहे हैं, वहाँ माँ के खाने को जरूर सब लोग मिस करते होंगे। आई एम नॉट अगेंस्ट पिज्जा एंड बर्गर कल्चर। क्या इन किचन में पिज्जा और बर्गर नहीं बन सकते? नहीं सर, बात तो माँ के हाथ के खाने की हो गई ना। जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि कोई भी खाना अगर इस किचन में बनेगा, अगर पिज्जा है और बर्गर है, वो तो एक कोट करने के लिए ठीक है दैट कल्चर, लेकिन अगर इन किचन में वो भी बनेगा, तो जैसे हम नॉर्थ इंडियंस परांठे कल्चर वाले हैं, तो 4-4 पिज्जा खा जाते हैं, 4-4 बर्गर खा जाते हैं, जो कि हम बाहर जाके एक खाना भी हमारे लिए मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें आशीर्वाद इज मिसिंग। आई विल कम टू द नेक्स्ट ओरिएंटेशन, इज कॉल्ड साउथ।
साउथ हमें सबको पता है, एक मैग्नेटिक कंपास होता है, आप ले लीजिए और ओरिएंटेशन पता चलेगा। साउथ से हम लोग एंट्रेंसेस नहीं लेते। साउथ के अंदर हम स्टोर्स बनाना पसंद करते हैं, टॉयलेट्स बनाना पसंद करते हैं, बिकॉज इट इज कॉल्ड यम स्थान। यम स्थान, यम इज हाउस ऑफ डेथ। ओके, सबको पता है यम देवता का। आई विल गो लिटिल फास्ट। नेक्स्ट ओरिएंटेशन इज कॉल्ड साउथ एंड वेस्ट। साउथ वेस्ट डायरेक्शन क्या है? लाइफ की सबसे बढ़िया चीज है कि माल पानी कितना हो, पैसे कितने हो। क्या हनुमान चालीसा जब हम पढ़ते हैं या कोई आरती करते हैं, चोर ना लूटें। जब हमारी तिजोरियां इन डायरेक्शंस में होती हैं तो चोरियां कम होती हैं। पर्सन रिमेन्स पावरफुल। अगर हम किसी रूम का इंटीरियर करते हैं या आर्किटेक्चर किसी घर का करते हैं तो इन जगहों में शयन कक्ष, सोने के कमरे, HUF के हिसाब से हेड ऑफ द फैमिली हमारा आके यहाँ बैठे, बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। इन जगहों में अगर कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी बैठता है तो वो रिस्पॉन्सिबल बिहेव करता है। समटाइम्स यू फाइंड a person who's not responsible sitting in those seats and he is misbehaving। काम तो आता नहीं है, दादागिरी करनी, तो उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं, भाई ये सीट घर में चाहे कोई छोटा हो उसको बिठाइए, पावरफुल रहेगी। ऑलराइट सर, ये तो बात रही डायरेक्शन की, साउथ वेस्ट डायरेक्शन ये होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ये होना चाहिए। अगर आज के टाइम की बात करूं, हम हार्मनी ढूंढ रहे होते हैं रिलेशनशिप में, या हम हार्मनी ढूंढ रहे होते हैं अपने घर में, कोई बड़े हैं या लड़ाई चल रही है, कुछ ना कुछ कुड़कुड़ होता रहता है घर के अंदर, पीस कहीं नहीं है। मैं इस प्रश्न से पहले थोड़ा आपको और बताना चाहूंगा डायरेक्शंस के लिए। इसी तरीके हमारी वेस्ट डायरेक्शन है जहां सूरज अस्त होता है। अगर साउथ से लेके और वेस्ट तक घरों की एंट्रेंसेस नहीं होंगी तो जो आपने प्रश्न किया है उसके अंदर आपको हार्मनी का लेवल काफी अच्छा मिलेगा। और जिन जिन दिशाओं में मैं सोने के कमरे, बैठने के कमरों की बात कर रहा हूँ, अगर वो चीजें वहां होंगी तो वी कॉल इट हाउस प्लान इज वास्तु कंप्लायंस। ये वास्तु से अलायंस है, मेल जोल खाता है। तो जब देवी देवता अपने स्थान पे आने लगे तो अर्चना मुझे बताइए झगड़ा क्यों होगा? और अगर झगड़ा होगा तो मेंटली आप उसका सुधार बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो फिर आपको बुक लाइक सीक्रेट रॉन्डे ब्राउन की पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा आशीर्वाद हमारे घर में हमारे सीनियर सिटीजन्स देते हैं। हम उनको सीनियर सिटीजन नहीं बोलते, ओल्ड डॉग्स नहीं बोलते, हम बोलते हैं मेरी दादी जी हैं, मेरी माता जी हैं। ये रिस्पेक्ट उन्हीं घरों में आती है जहां वास्तु कंप्लायंस है। I would like to add little more on this. जी सर। Another direction is called नॉर्थ वेस्ट। वहां हम लोगों के पशुओं के बांधने की जगह होती है। जैसे गाय रखी है आपने तो कल्चर इज मिसिंग है जी, आपको एंटर करना है वहां से कर सकते हैं, सेप्टिक टैंक्स हैं। इसी तरीके से हमारी वेस्ट से लेके जो हमारी ईस्ट तक की जगह हैं, इनमें से आप एंटर करिए, ज्यादा अच्छे मकान होते हैं। दूसरी साइड से हम एंट्रेंस अवॉइड करते हैं। और जहां जहां इनमें फर्दर डिटेलिंग के अंदर हम जाते हैं तो स्पेसिफिक एरिया के अंदर एंट्रेंसेस भी मार्क हैं। एक स्थान जो आपने भी मेरे को प्रश्न किया कि हार्मोनी इन द फैमिली, सुख इज मिसिंग। मैं तो इंग्लिश में इनकी ट्रांसलेशन करता हूं तो मेरे से होती ही नहीं है हिंदी में, या हिंदी को इंग्लिश में करता हूं। सुख शब्द जो है मुझे किसी लैंग्वेज में नहीं मिला। जिन घरों में सुख का आभास है, धन हो या ना हो, बीमारी हो या कोई और प्रॉब्लम है, या जर्नी करते हुए कोई सीनियर सिटीजन है, सेवा का भाव होता है, दैट इज कॉल्ड सुख। या जिन घरों में पूजा या मेडिटेशन है, उन घरों में एक स्थान कहलाता है सेंटर में, दैट इज कॉल्ड ब्रह्म स्थान। सर ब्रह्म स्थान पे थोड़ा सा और बताएंगे आप? ब्रह्म स्थान का मतलब हुआ घरों के सहन, कोर्टयार्ड जी। अगर आज हम पुरानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में जाते हैं तो ये हमारे कोर्टयार्ड हुआ करते थे। कोर्टयार्ड का क्या मतलब? घर में लड़ने की जगह जहाँ बच्चे लड़ रहे हो, सास बहू बैठ के सीरियल बना रही हो कि मम्मी मैं ये काम नहीं करूंगी, या वो आवाज दें तो मैं आई 1 मिनट में, या सीनियर सिटीजन बैठे और हम उनके पैर छू के जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रह्मस्थान। What is the scientific reason of this ब्रह्मस्थान? I think you would like to know this. सर पक्का से मैं तभी आपसे मैं वास्तु की क्लासेस लेने आ रही हूँ। क्या बात है, क्या बात है। ब्रह्मस्थान के अंदर क्या होता है कि बड़ा एक सिंपल आपको लॉजिक देना चाहूंगा। सूरज जो है वो गर्मी देता है और चंद्रमा एक शीतलता देता है। जो हमारा सिर है, हमारे वास्तु पुरुष एक फिगर होती है, उसके अंदर वास्तु पुरुष जो है, सिर को अगर हम पकड़ें तो वो हमारे शरीर के अंदर ब्रह्मस्थान है जी। तो उस ब्रह्म और वास्तु पुरुष के अंदर जो पुरुष का सेंटर पोर्शन है, दैट इज ब्रह्मस्थान। अब मैं इसका साइंटिफिक रीजन देता हूं आपको कि अगर जैसे आज मेरी लाइफ है, होल डे आई एम इन द एयर कंडीशन, यू आर इन द एयर कंडीशन, या नहीं है आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ रहे हैं, और गेम क्या खेल रहे हैं? इंडोर ओनली जी। कार्ड सॉलिटेयर खेल रहे हैं आप बैठे हो कंप्यूटर पे, ना आप सर्दी लेते हैं ना गर्मी लेते हैं। तो किस टेम्परेचर में रह रहे हैं आप? 26 डिग्री में। ना आपको कभी गर्मी लगी ना सर्दी लगी। इसी का अगर हम रिवर्स लेते हैं तो जिस टाइम हम खुले कोर्टयार्ड के अंदर एंट्री लेते हैं
तो हमारा सिर सूरज के कांटेक्ट में आता है, जहाँ हमें इमीडिएटली सूरज भगवान, जिसको आदित्य बोलते हैं, जी जी जी, हमें ब्लेसिंग मिलती है उनकी, और शरीर के अंदर रक्त का चलना शुरू हो जाता है। तो हमें क्या मिली? गर्मी मिली। और रात के समय चंद्रमा ने क्या दी? हमें शीतलता। तो हम स्वीट बोलते हैं, हाय हाउ आर यू, वी आर नॉट आर्टिफिशियल, स्नॉबिश कल्चर इज मिसिंग, वी आर हेल्पफुल टू द अदर पीपल। एंड इट्स नॉट गेनिंग हाइट और लूजिंग हाइट, आवर बिहेवियर बिकम्स सो गुड and we are concerned for everything. So this central courtyard plays a very important in our life. In our house. I would like to give you another example. जी sir. जो चीजें सर्दी और गर्मी में खुले में उगती हैं, उनका स्वाद कभी खत्म नहीं होता। जो चीजें ग्रीन हाउस में उगती हैं, they are very smart. Hi Ghia, you are looking smart, but you are tasteless. फॉरेन से बादाम आते हैं, हाय बादाम, you are tasteless. We have to roast them and put salt on them. Lot of this kind of examples you can do it. And you can treat medically lot of patients in your house. Lot of things are there. Being short of time, it's difficult to explain all. That's true. सर वास्तु की बात करते हैं, आपने अभी डायरेक्शंस के बारे में हम लोगों को बताया था। तो आज के टाइम में पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टूडेंट लाइफ तो मतलब इतनी ज्यादा परेशानी भरी हो गई है, कभी ये पेपर आ रहे हैं, इस चीज के पेपर्स देने, इस चीज के एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो कंसंट्रेशन कई लोगों का नहीं बन पाता। तो कंसंट्रेशन बनाने के लिए या फोकस होकर पढ़ाई करने के लिए कौन सी डायरेक्शन बेस्ट डायरेक्शन होती है? दो चीजें लाइफ के अंदर बहुत जरूरी हैं। हमारे जीवन को शंकराचार्य के जमाने से, आई एम बीइंग ए आर्किटेक्ट and being a special interest in the subject, I came to know about these interesting names, शंकराचार्य, भगवान शंकर। और उनकी जिस टाइम हम भज गोविंदम वगैरह, भज गोविंदम मूढ़मते, इस तरह की चीजें पढ़ते हैं, और जो इस एज में मेरा इंटरेस्ट जागा बुक्स के लिए, तो मुझे लगता है मैं भी आज स्टूडेंट हूँ, और जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे याद नहीं रहता कि मैंने पढ़ा क्या था। तो ये सारी जर्नी जीवन से मृत्यु तक जो है, ये टेलीविजन कल्चर नहीं है, हम रोज सीख रहे हैं। सीख के याददाश्त रहे, उसके लिए बहुत जरूरी है कि किसी स्पेशल दिशा में बैठा जाए जी। और जो मुझे फीडबैक आया उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स क्या है कि कोई छोटा स्टूडेंट हो, कोई बड़ा स्टूडेंट हो, कोई भी हो जी, वो मेरा ख्याल सीखने की रफ्तार तो भूलता ही नहीं है। अगर उसकी दिशा नॉर्थ की तरफ हो, ईस्ट की तरफ हो, या ईशान की तरफ हो, तो उसका मुंह जो हम मानते हैं कि परमात्मा की तरफ हो गया जी। नॉर्थ ईस्ट इज ए प्लेस फॉर पूजा घर। तो उसको ये लगता है कि जो उसने पढ़ा उसका आशीर्वाद उसके जीवन में जरूर आएगा। और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं कुछ स्टूडेंट्स के कि सर वहां हमने सरस्वती जी की फोटो लगाई जैसा आपने कहा, और हमने उनके पैर छू के माँ शारदा नमः करके पढ़ना शुरू किया, गायत्री मंत्र करना शुरू किया। इवन जो लोग नॉन बिलीवर हैं, उन्होंने कहा वी सेड थैंक यू गॉड, वी आर स्टडीइंग इन दिस डायरेक्शन एज गाइडेड बाय सो एंड सो। They are also getting the amazing results. People into different class, different race, all over world has started looking on these concepts nowadays. All right. I would like to another nice thing here. विद्या क्या चीज है? क्या ये 10वीं करने का नाम विद्या है, इंजीनियरिंग का नाम विद्या है, या जिस टाइम लाइफ में कष्ट है उसका नाम विद्या है? नहीं। जो बचपन के आपके संस्कार हैं, इन दिशाओं में बैठने से ही पढ़ते हैं और आपको याद रहते हैं, उसका नाम विद्या है। और उसके लिए अगर आप नॉर्थ ईस्ट में पढ़ते हैं तो होपफुली गॉड विल ब्लेस यू। अगर किसी बड़े ने डांटा तो आप चुप हो जाएंगे कि ये ठीक कह रहे हैं, आपको बात समझ आएगी। सो एंड मैंने बहुत बार लोगों के घर विजिट किया और बच्चों से पूछा कि आप पढ़ते कैसे हैं, या पूजा क्या करते हैं, या क्या चीज है, तो उन्होंने मुझे इतने अजीब से आंसर दिए। जैसे मैंने एक बच्चे से पूछा आप हनुमान चालीसा कैसे पढ़ते हैं, क्या आपको इसका मीनिंग आता है? उन्होंने कहा नहीं, मम्मी ने कहा हम पढ़ते हैं। तो शुरू कहाँ से करते हैं? तो उन्होंने बीच में से कोई भी शब्द बोलने शुरू कर दी। जब उनका मीनिंग निकाला तो पता चला कि उन्होंने टांगे तो पढ़ी नहीं, सिर तो पढ़ा नहीं, हाथ तो जोड़े नहीं। तो उनको रिजल्ट क्या आएगा? 2020 का मैच आर्या पार जी। ठीक है। दूसरी चीज मैंने बच्चों से पूछी कि जब आप पढ़ते हैं तो आप कैसे पढ़ते हैं? क्या आपके मन में कोई इंस्पिरेशन है? कोई पढ़ा लिखा आदमी आपको दिखाई देता है? कहते सारे लड़ने वाले मिलते हैं, पढ़ा लिखा तो मिलता कोई नहीं। तो पूछा फिर कैसे पढ़ते हैं आप? कुछ नहीं, बैठे पढ़ना शुरू कर दिया। तो बीइंग स्टूडेंट्स आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि जिस टाइम आप टेबल पे बैठे, एक लंबा सांस लें और एक सांस छोड़े, और दोनों हाथ लेके जिस ईष्ट को, देवी देवता को, जिस टीचर को आप मानते हैं उसको नमस्कार करें। हिंदू माइथोलॉजी में सरस्वती जी, अगर कोई भी हम कॉन्सर्ट देखने जाते हैं, जिन लोगों को पद्म विभूषण तक मिले वो कानों को हाथ लगाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, अपने गुरु को याद करते हैं, फिर पढ़ना शुरू करते हैं, या अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं, या कुछ रिसाइट करते हैं। सिमिलरली आप जीवन बना रहे हैं, जिस टाइम आप स्टूडेंट हैं, आपने पढ़ना शुरू किया, किताब को लेने से पहले दोनों हाथ रखिए, भगवान को याद करिए, श्री शारदा नमः करिए, अल्लाह कहिए, गॉड कहिए, जीसस कहिए, और एक सांस लेके पढ़ना शुरू करिए। तब आपको रिजल्ट्स क्या आएंगे कि जो इधर उधर आपका ध्यान जा रहा है वो भटकना बंद हो जाएगा।
और जिस दिशा में आप बैठे हैं आपकी मेमोरी ऐसे बढ़ जाएगी जैसे सब कहेंगे यू आर ए चेंज्ड पर्सन, यू विल गेट द एक्सीलेंट रिजल्ट्स। गॉड ब्लेस यू। तो जितने भी बच्चे अभी एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड्स के पेपर हो चाहे बड़े बड़े सिविल इंजीनियरिंग के लिए पेपर हो, तो आप लोग प्लीज इसी डायरेक्शन में बैठ के पढ़ाई करें और अच्छे रिजल्ट्स आपको पक्का मिलेंगे। हम आगे इनसे और वार्तालाप करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा सलाम नमस्ते 90.4 रेडियो दैट लिसन्स। सलाम नमस्ते 90.4 रेडियो दैट लिसन्स और आप हैं आपकी प्यारी दोस्त आर्ची के साथ। और जैसे कि मैंने आपको कहा था, वैलेंटाइन स्पेशल चल रहा है और आज हमारे साथ है मिस्टर भरद्वाज जी, जो हमें बताएंगे सारी चीजों के बारे में। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है आप हमसे बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। तो सर, मैं अपना क्वेश्चन कैरी फॉरवर्ड करती हूँ। वास्तु के बारे में हमने बात करी, आर्किटेक्चर के बारे में बात करी, एक और नई तरह की साइंस आई है, वो है फेंग शुई। उसमें इतनी सारी चीजें हैं, मैं इस बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगी। पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि कोई साइंस नई नहीं है, ये बहुत पुरानी, हर देश के अंदर जर्नी कंफर्टेबल रहे जीवन से मृत्यु तक, उन्हीं के लिए सब जगह के जो उनके सेंट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, ऋषि मुनि हैं, उनकी डेवलप की साइंसेज हैं। और वहाँ का जो सोशो इकोनॉमिक जियो पैटर्न रहा है, उसी के हिसाब से ज्यादा साइंस डेवलप हुई है। फेंग शुई जो है ये ज्यादा हमारी चाइनीज सेक्टर के अंदर पॉपुलर हुई और उस जगह इसको प्रैक्टिस किया गया। बीच में हिमालय आ गया तो वो लोग उतर के इधर नहीं गए और वास्तु वाले लोग उधर नहीं गए, तो हर रीजन की एक अपनी साइंस बनती चली गई। चाइना के अंदर इस लिटरेचर के बारे में बहुत कुछ लिखा गया। मैं टेक्निकली ची और बाकी सब्जेक्ट्स में ना जाके आपको 4-5 अच्छे टिप्स देना चाहूँगा। जी श्योर सर, प्लीज। नंबर 1, ये साइंस है कलर्स की बात करती है। व्हाट कलर्स यू शुड वेयर, व्हाट पेंट यू शुड हैव ऑन योर वॉल्स, एंड व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इट शुड बी इनसाइड द हाउस। जी ऑलराइट, कलर्स की बात हुई सर, ये तो पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, ये प्लांट्स की बात करती है। प्लांट्स का मतलब क्या हुआ? हरियाली। प्लांट्स का मतलब क्या हुआ? हैप्पीनेस। प्लांट क्या है? एक जीवित चीज आपके घर में ऐड होगी। प्लांट जो है लाइक अ डॉग, ही इज नॉट आस्किंग कि मेरे खाने का टाइम हो गया, मुझे बाहर घुमा के लाइए। प्लांट्स क्या है? स्माइल कर रहे हैं आप, उनमें पानी ऐड करिए और देखने में डेकोरेटिव है, तो दे सोक योर नेगेटिव एनर्जीज। इसी तरीके से इनके बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स हैं, लाफिंग बुद्धा, अदर थिंग्स। इनको रखने के बाद आदमी किसी दिशा में होके मुंह करके ये तो कहता है भगवान आप हो, अदरवाइज नास्तिक की तरह से अपने घर में घुसे, दादागिरी की और बाहर निकल गए। तो ये एक किस्म से आप स्पिरिचुअल स्कल्पचर्स ऐड कर रहे हैं जिनकी तरफ आपका हाथ जुड़ जाता है। सब जैसे आपने एज ए कॉमन पर्सन, सॉरी, एज ए कॉमन मैन, अगर इस साइंस को यहाँ तक लिया जाए तो बहुत अच्छा है। हमारी वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और बहुत सारी चीजें घर की इतनी, या मुहूर्त घर के, इस साइंस से बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। जी सर, आपको 25 साल का एक्सपीरियंस है इन सारी चीजों में, तो मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि प्लांट्स इंडोर हो या बाहर हमारे घर में लगाए हुए हो, तो उसमें क्या काम करता है? प्लांट्स हमारे घर में किस हिसाब से काम करता है? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि एक घर के अंदर सफाई नहीं होती है, जबकि हम बीइंग हिंदू, बीइंग इंडियंस, हमारे यहाँ सवेरे, शाम और दोपहर का कल्चर नहीं है झाड़ू देने का, 2 वक्त का तो जरूर है, और धीरे धीरे ये भी कम होता चला गया। जिस टाइम आप सफाई करते हैं तो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज आप बाहर निकाल देते हैं। जब ये नेगेटिव एनर्जीज आप बाहर निकालते हैं तो इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई? साफ सुथरा माहौल हो गया पूरा। आपने घर में आते का वाओ, हाउस इज लुकिंग नाइस, योर हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल। और उसका रिवर्स क्या है? शिट, व्हाट काइंड ऑफ हाउस यू आर लिविंग, प्लीज क्लीन इट। सो व्हाट एनर्जीज एंड ब्लेसिंग यू आर गेटिंग इज वेरी सिंपल। फेंग शुई टॉक अबाउट डायरेक्शंस, adding lot of things. When you add lot of things, you have to do dusting. So basically concept is of dusting. Then we come to the plants. आपने प्लांट लाके तो रख दिया, उसको पानी मत दीजिए। मुरझाया प्लांट क्या देगा आपको? नेगेटिव वाइब्स आएंगे। नेगेटिव, आप इतने अनहैप्पी रहेंगे, आपने घर में लाके किसी का मर्डर कर दिया। Would you like to live house like this? No. Reverse is deliberately, consciously आप एक पेड़ को पानी दे रहे हैं, and that tree is an indoor tree called dancing bamboo, whatever botanical names are. Similarly, you're keeping some sculptures, pyramids, mirrors. तो इनसे जो एनर्जीज हमारी ट्रांसमिट होती हैं, कम से कम सफाई की आदत तो बनी, और जो इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, इट स्टार्ट्स वर्किंग। सेकेंड साइड इज यू आर लिविंग इन योर हाउस, यू आर नॉट डूइंग डस्टिंग, व्हाट रिजल्ट्स यू विल गेट, आई एम सॉरी। अनदर थिंग,
इनिशियली आई टोल्ड यू अबाउट द कलर्स. आप ब्लैक वॉल लगाते हैं, फिजिक्स का प्रिंसिपल है ब्लैक बॉडी व्हाइट बॉडी, एनर्जीज का रिफ्लेक्ट करना, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन इंडेक्स, प्रिज्म होता है उसमें से, सब चीजें हमने फिजिक्स में पढ़ी हैं थोड़ा थोड़ा. इवन आज की डेट में तो छोटे बच्चे जो छठी क्लास में उनको भी पढ़ाया जाता है. अगर आपने काली दीवार कर ली तो काले रंग को देख के क्या भगवान हाउस ऑफ डेथ आपको याद आएगा? तो ये कल्चर जो है रात को पब में काली दीवारें देखने के तो ठीक है, रोज घर को काला करने के लिए ठीक नहीं है. एक पत्थर आता है ग्रेनाइट, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोन यूज्ड एट राजघाट एंड इन लंदन इट इज यूज्ड ऑन ग्रेवयार्ड्स. आई लाइक ब्लैक कलर. उसने दीवार पे काला पत्थर लगा ली, तो उसके आगे वो जो औरत बैठी हुई है उसको पूछो क्या पैर छुआने या डेथ की देवी लगती है, क्या लगता है? तो कलर्स आर इफ नॉट प्लेजेंट, व्हाट एनवायरनमेंट यू आर डिस्कसिंग इज जीरो. सर जैसी अब मैं इसी बारे में और बात करना चाहूंगी आपसे. आपने कलर्स की बात करी, आपने काले का तो आपने एग्जांपल दे दिया. सर कलर्स हमारी लाइफ में इफेक्ट बहुत करते हैं, तो वही घर की शांति के लिए या एटमॉस्फेयर एकदम शांत और कूल रहना चाहिए, तो उसके लिए कौन से कलर सिंबलाइज होते हैं? जैसे रेड होता है अग्नि का कलर, उसको देखकर ऐसा गुस्सा और आता है, तो ऐसे कुछ कलर्स सर जो घर में शांति रहे, उसको वैसे कलर्स कौन से? आपने एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया, कूल. व्हाट इज द मीनिंग कूल, हाई, चिल? व्हाट आर दीज मीनिंग? What are the meanings of these words? Ah, you're looking nice, fabulous, and smartly say it is all your reflection. On one side of it. Second side is जिस चीज को देख के आपको सुख की अनुभूति हो, आपको अच्छा लगे, उनको अच्छे रंग कहते हैं. अब कोई ये कहे जी मुझे तो काले रंग की अनुभूति होती है, तो उसको ये कह सकते हैं आपको मिट्टी भी अच्छी लगती होगी, ईंटें भी अच्छी लगती होंगी, कूड़ा भी अच्छा लगता होगा. And slowly when their mature level comes, automatically they start painting their walls in white, off-white, pastel colors, and one wall in dark colors. Again, architecture, feng shui, and common sense combines. Second thing, जब हम सोते हैं, अगर छत के ऊपर आपने मिरर लगा लिया, तो आपको क्या दिखाई देगा? नीचे सोता हुआ बंदा, nothing interesting. Means another dimension. रूफ को देखने के बाद आप अवेयर हो गए कि मेरे मुंह पे पिंपल आ गए, मेरी एज हो रही है. तो उस टाइम आपको क्या सुख की अनुभूति होगी या you again become conscious? When you are at a zero level means जिसको शून्य कहा जाए. अगर घर में आके जब आप सो रहे हैं तो सो रहे हैं, काम कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं, और ये चीजें अगर आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही, तो कलर कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू होता है. Alright. मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा. लाइट एंड पेस्टल कलर गिव्स यू बिगर डायमेंशंस. वन वॉल डन कलरफुल गिव्स यू इंटरेस्टिंग डायमेंशंस. एंड अनप्लास्टर्ड क्लटर्ड घर, खराब घर, सफाई वाले घर नहीं, ये आपको क्या देते हैं? एक एनर्जी के ठीक है मैं तो ऐसा ही हूँ. यू आर नॉट सिंपल, यू आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज यू आर लिविंग डर्टी. हमारा घर हमारा खुद का प्रतिबिंब होता है. इसमें फर्नीचर्स भी बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि किसी घर में ऐसा फर्नीचर पड़ा हुआ है, वहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ऐसा भी कुछ है सर? घर के अंदर लोगों को क्या होता है कि कोई भी चीज मिलती चली गई और आप रखते चले गए जी. कि क्यों मिली जी, ये उसने दी, मैंने इसलिए रखना है. इफ इट इज अ बैड गिफ्ट, व्हाई वुड यू लाइक टू कीप इट? ऑन दिवाली, होली, दशहरा, क्रिसमस, इवन वैलेंटाइन डे आल्सो, फ्रेंड्स गिव्स यू आर्टिफिशियल रोज, वुड यू लाइक टू कीप इट इन योर हाउस? नेवर. आपको कोई फ्रेश फ्लावर दे रहा है फॉर 2 days, 1 day, फॉर फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, रोज मीन्स रोज, गुलाब मीन्स गुलाब. बड़े बड़े शायरों ने बहुत कुछ कहा हुआ है. और अगर वो दिल के करीब ले जाता है तो आपको एक नई डायमेंशन शुरू हुई कि आपका दिल भी खुश हुआ, दिमाग भी खुश हुआ, आंखें भी खुश हुई. तो कलर्स जो हैं वो इस तरीके से रोल प्ले करते हैं. ऑलराइट, आपसे इसी बारे में और मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगी. मेरे पास क्वेश्चंस बहुत सारे हैं सर, लेकिन टाइम का अभाव थोड़ा सा ज़्यादा है. तो जैसे आपने गिफ्ट्स की बात करी, तो दिवाली पे और बहुत टाइम पे हम लोग को गिफ्ट्स मिलते हैं, चाहे बर्थडे हो कुछ भी हो, हमें गिफ्ट मिलते हैं. तो क्या उससे हमें कुछ लाभ भी होते हैं? जैसे फैंग शुई के अंदर ही हमें किसी ने बैम्बू स्टिक गिफ्ट कर दिए, लाफिंग बुद्धा गिफ्ट कर दिए, तो इससे क्या लाभ हमें होते हैं? मैं यहाँ ना 2 चीजें ऐड करना चाहूंगा. एक तो आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग होनी चाहिए किसी भी चीज के लिए. स्ट्रांग मीन्स कि आपको थोड़ी भक्ति करनी चाहिए, अकेले बैठना चाहिए अगर भक्ति नहीं करें, और कम से कम सोचना तो ये चाहिए कि मेरा दिन शुरू कहाँ हुआ और खत्म कहाँ हुआ. यहाँ से जब आप शुरू करते हैं तो आपको कोई गिफ्ट आया, तो गिफ्ट देने वाले के अगर आपको भाव इंटरनली पता चले कि क्या इसने अच्छी नीयत से दिया है, क्या ये वाकई गिफ्ट है. गिफ्ट इज ऑलवेज विशेस एंड ब्लेसिंग्स. समटाइम्स पीपल ओनली डू इट फॉर सेक ऑफ गिविंग ए गिफ्ट, और वो गिफ्ट प्रेजेंट नहीं है जो आपको अच्छी वाइब्स दे. प्लीज डोंट कीप इन योर हाउस. ऑलराइट, आपसे हम और इसी बारे में बात करते रहेंगे, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद हम हमारे कॉलर्स पिक करेंगे, तो जिनको भी प्रॉब्लम है वो हमें कॉल कर सकते हैं 4798888 पर. कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा सलाम नमस्ते 90.4 रेडियो दैट लिसन्स.
हेलो नमस्ते 90.4 रेडियो दैट लिसन्स और आप है आपकी दोस्त आर्ची के साथ। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम अपने कॉलर्स ले रहे हैं और हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं अपनी अपनी बातें शेयर करने के लिए और कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए। तो आइए सर, हम अपना सबसे पहला कॉलर लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अर्जित गुप्ता है, मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। हाल ही में मैंने भी एक घर लिया है नया और मैं भगवान पे काफ़ी विश्वास करता हूँ और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो मेरे घर की डायरेक्शन हो पूजा घर की, वो किस साइड हो, बाहर की साइड हो या फिर अंदर की साइड हो। सबसे पहले चीज है कि आपका ये घर कितना बड़ा है, क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं कि घर के बाहर से अगर आप मंदिर में जाएं और वो सेफ रहे, सिक्योर्ड रहे। दूसरी चीज जो है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो मंदिर की होती है और अगर ये आपका कम्युनिटी मंदिर नहीं है, अगर पब्लिक ने नहीं आना है तो इसकी एंट्रेंस अंदर से ही रखिए और जब आप मूर्ति को फेस करेंगे तो आपका फेस नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो, जिसको ईशान कोण कहते हैं। नॉर्थ मीन्स उत्तर, ईस्ट मीन्स पूरब। पूरब वो होता है जहाँ से सूरज निकलता है। मैं आशा करती हूँ आपके एक प्रश्न का आपको पूरा आंसर मिल गया होगा। सर आइए हम अपना दूसरा कॉलर लेते हैं। वेलकम। हाय, मेरा नाम आरती है और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बैम्बू ट्रीज क्या सिर्फ खरीदने में खरीद सकते हैं उसे या फिर उसे वो गिफ्टेड हो तो ही अच्छा है। अगर खरीद सकते हैं तो मैं उसे किस डायरेक्शन में प्लेस कर सकती हूँ। आरती, वेलकम टू द प्रोग्राम। बड़ा अच्छा लगा आपको गिफ्ट मिलते हैं। गिफ्ट मिले तो 2 लीजिएगा, एक हमारे यहाँ भेजिएगा। मजाक छोड़ के कोई भी चीज अगर गिफ्ट में आपको आशीर्वाद या बेस्ट विशेस से मिल रही है और देने वाले की नीयत अच्छी है तो इट इज ऑलवेज वेलकम। और कभी भी किसी अच्छी चीज के लिए गिफ्ट की इंतजार नहीं करनी चाहिए। बैम्बू ट्रीज आप घर में रखिए और उनको अच्छी तरह से पानी बदलिए, हफ्ते बाद पानी डालिए और जितना उनमें पत्तियां आएंगी उतना ही आपको ब्लेसिंग मिलता रहेगा। जी आरती, आपने सुन लिया ना सर ने क्या कहा, एक गिफ्ट हमारे लिए भी आना चाहिए। तो आपको जो भी गिफ्ट दे तो 3 ले लीजिएगा, एक सर के लिए, एक मेरे लिए और एक आपके लिए। गॉड ब्लेस यू। सर चलिए हम अपना तीसरा कॉलर लेते हैं। सर मैं अशोक कुमार, BJMC का छात्र हूँ। सर आजकल मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, तो आप मुझे मेरी पढ़ाई के लिए मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं अपने टेबल चेयर पे पढ़ने वाले पर क्या रखूं। तो आप मुझे बताइए कि मेरा कैसे इस पर ध्यान बढ़ेगा पढ़ाई पर। अशोक जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और ये प्रश्न मैं सबके लिए ही कहना चाहूंगा कि पढ़ाई चीज क्या है। इट इज ए कंसंट्रेशन। आप किसी कुर्सी पे बैठते हैं तो उससे पहले आप चेक करिए कि नाक में आपका स्वर कौन सा चल रहा है, चंद्र स्वर चल रहा है या सूर्य। लेफ्ट को हम चंद्र बोलते हैं और राइट को सूर्य स्वर बोलते हैं। आप उनको भी छोड़ दीजिए, एक डीप ब्रीदिंग करिए जिससे कि आपको चारों तरफ की दिशाओं को छोड़ के यू बिकम फोकस्ड कि मुझे इस समय पढ़ना है। जब आप सांस लेते और छोड़ते हैं तो ये सांस आपके सिर में ऊपर के हिस्से में चली जाती है, जिसको हम ब्रह्म स्थान कहते हैं। और उसका रिवर्स क्या हम लोग करते हैं, जो आपने प्रश्न किया कि कैसे पढ़ूं, वो एक अलग सब्जेक्ट है। पहले आप पढ़ने के लिए तैयारी तो कीजिए, नहाइए, नहा के साफ सुथरे बैठिए, हाइजीनिक होइए और सीट पे बैठ के जिस इष्ट को आप मानते हैं, ओम नमः शिवाय, श्री शारदाय नमः, गायत्री मंत्र करिए या महामृत्युंजय का जाप करिए, कुछ भी करिए। और अगर किसी और रिलीजन से हैं तो क्रॉस ही बना लीजिए, हाथ जोड़ के अल्लाह की इबादत करिए। तो जब आप भगवान को अपने काम में साथ लेके चलेंगे तो सबसे पहला काम क्या होगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी, रिजल्ट जरूर आएंगे। और अगर आप एक ऑटो वाले की तरह से लाल किले जाने नहीं जाता या जाता हूं ऐसे पढ़ने बैठेंगे, पढ़ूं या नहीं पढ़ूं, तो आप क्या सीखेंगे आप कि किसी को भी मना कर सकते हैं, किसी को हाँ, तो आपकी नॉलेज आपके साथ नहीं रहेगी। अब मैं इसमें एक स्टेप आगे चलता हूँ। आपकी दिशा अगर नॉर्थ ईस्ट होगी तो बहुत अच्छा है। और तीसरी चीज, जिस टेबल पे आप पढ़ते हैं कपड़ा लगा के उसको हर वक्त साफ रखिए। उस टेबल के सेंटर को हम लोग ब्रह्म स्थान कहते हैं, उसको खाली करिए। राइट हैंड वाली साइड की आपकी ड्रॉर्स होंगी, अगर उनको सफाई जरूर हर तीसरे दिन करिए। अगर उनमें डस्ट रहेगी तो आपका ध्यान वहां जाएगा कि पढ़ने के बाद ये बनूंगा, पढ़ाई में नहीं जाएगा। अगर नॉर्थ ईस्ट उसका टेबल का आपका गंदा रहेगा तो आपका मन वहां नहीं लगेगा, वहां जाएगा जहां आपको नहीं जाना चाहिए। इस तरीके कुछ चीजों का आप ध्यान रखिए। और सबसे जरूरी चीज एक और कहना चाहूंगा सभी विद्यार्थियों को, जो ये आप किताब के कोने मोड़ते हैं और जब आप मोबाइल साथ रख लेते हैं तो मोबाइल साथ रखने से वो एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, उसमें से रेज निकलती रहती हैं, वो भी आपको नहीं पढ़ने देंगे। इसका एक और मेथड मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, कोई अच्छा फेवरेट म्यूजिक लगाइए, कुछ समय सुनिए और उसके बाद उसको हटा दीजिए, तो फालतू चीजों से आपका ध्यान चला जाएगा। गॉड ब्लेस यू, यू शुड गेट गुड रिजल्ट्स। जी, छोटी छोटी बातें हैं ध्यान रखने के लिए। अगर आप इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो जरूर आप अव्वल आएंगे। अव्वल नहीं आए तो बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स से पास जरूर हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड ऑल्सो। सर हम आइए अपना नेक्स्ट कॉलर लेते हैं। हेलो सर, मेरा नाम गीता है, मैं गाजियाबाद में रहती हूँ और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ
कि मैं एक लाफिंग बुद्धा खरीदना चाहती हूँ और मैंने सुना है कि जो लाफिंग बुद्धा होते हैं वो गिफ्टेड ज़्यादा असर करते हैं, तो क्या मैं खरीदूँ या फिर वेट करूँ? गीता, बड़ा अच्छा प्रश्न है। अगर आपको गिफ्ट मिलते हैं तो 2 लीजिएगा, एक हमारे लिए और एक अपने लिए। क्या बात है। और दूसरा, अगर आप खुद भी लाती हैं, अगर उसकी सफाई रख सकती हैं तो एक किस्म से आप ये मूर्ति घर में ले आई हैं और लाफिंग बुद्धा आपको ब्लेस कर रहे हैं। प्लस जो ये आप गिफ्ट ले रहे हैं, मांग के गिफ्ट मत लीजिए, हाय मुझे प्लीज गिफ्ट दे दीजिए भगवान के नाम पे, ये नहीं करिएगा। जो आप लाफिंग बुद्धा लाएं उसको साफ रखिए और कोशिश करिएगा कि उसके कोई अंग टूटे हुए ना हो, पैर टूटा ना हो, नखून टूटे ना हो, नाक टेढ़ी ना हो, आंखें खुली। एंड लाफिंग मींस ही इज स्माइलिंग एंड गिविंग यू बेस्ट विशेस एंड ब्लेसिंग यू ऑल द वे। गॉड ब्लेस यू, बाय। तो गिफ्ट वाली बात तो वापस से उठ गई है, वापस से मैं नहीं बोलूंगी कि मुझे भी दे दीजिएगा। सर, जैसे अभी आइडल वर्शिप की और आइडल्स की बात हुई है, हम घर में नटराजन की मूर्ति रखते हैं। हिंदू माइथोलॉजी के अंदर 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। हम सबको पता होना चाहिए कि मूर्ति पूजा क्या है, घर की दीवारों पे पेंटिंग क्या लगनी चाहिए, क्या सामान कहाँ आना चाहिए। जो हमारे पुराने घर होते थे, कैलेंडर आया करते थे, उनमें देवी देवताओं की फोटो हुआ करती थी। एंड इफ आई लुक फ्यू इयर्स बैक इन माई लाइफ, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि किसी आर्टिस्ट की मैं पेंटिंग खरीदूं, तो उन्हीं को काट के फ्रेम करके हम लोगों की दीवारों पे लगे होते थे देवी देवताओं के चित्र। अगर शिव जी को देखा तो ओम नमः शिवाय बोला, लक्ष्मी जी को बोला तो प्रणाम किया, और जैसे उन पे नजर पड़ती थी तो किसी ना किसी देवी देवता को हम चैंट किया करते थे। चैंट करने से बुद्धिज्म ले लीजिए, हिंदुइज्म ले लीजिए, कोई ले लीजिए, सभी में कहा जाता है देवी देवताओं को याद करिए। तो इसके अंदर 2 पार्ट आ जाते हैं हमारे। एक तो जो चीजें टांग दी और उन पे हाथ जोड़ गए, और दूसरी चीजें आती हैं जिन मूर्तियों की हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। अगर घर में आप मूर्ति लगा रहे हैं और उसकी पूजा नहीं कर सकते आप, तो आप उस किसी की भी मूर्ति रखिए, उसकी सफाई रखिए। और अगर आप उसको फिक्स करते हैं तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा चक्र वगैरह किसी पंडित जी से समझिए। और घर में आप किसी की भी मूर्ति रख सकती हैं, सिवाय उनके अंदर जिनमें कोई रौद्र रूप हो, जिनको देख के गुस्सा आ रहा हो, या कहीं लड़ाई चल रही है, या कहीं भाले निकले हुए, या तलवारें हैं। सपोज आपने कोई मूर्ति ली, चाहे वो नटराज की है या दुर्गा जी की, अगर फेस पे आशीर्वाद है और हाथ में भाला पकड़ा हुआ है, तो शी इज सेइंग गॉड ब्लेस यू, मैं तेरी रक्षा करूंगी। ऑलराइट, छोटी छोटी बातें फिर से वही याद रखने के लिए। और अगर इन्हीं छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी लाइफ एकदम सिंपल हो गई है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो मैं यही आशा करती हूँ कि इस वैलेंटाइंस डे पर और इस वैलेंटाइन वीक में आपकी पूरी जिंदगी एकदम सुखमयी हो, और जिनसे आप प्यार करते हैं आप उनके साथ प्यार और खुशी खुशी रह सकें। सो सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन आवर स्टूडियो। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। ये सब हमारी हिंदू विद्याएं हैं, ये हमारी भारतीय साइंस है। ये साइंस एक हमारी जर्नी जन्म से मृत्यु तक सुखद रहे, उसके लिए हमारी ऋषि मुनियों की डेवलप की हुई हैं। आपको जब मौका मिले, अच्छे ग्रंथ हाथ में आए, किसी लैंग्वेज में हो, हिंदी इंग्लिश मैटर नहीं करती, प्लीज पढ़िए। आई ब्लेस यू द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।